अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये बात है 5 दिसंबर 1945 की, जब दोपहर 2:10 पे यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो एयरक्राफ्ट्स उड़ान भरते हैं फ्लोरिडा से। और इस उड़ान को जो है वो नाम दिया गया है फ्लाइट 19। व्यूअर्स, इस फ्लाइट में तकरीबन 14 क्रू मेंबर्स हैं और ये एक नॉर्मल फ्लाइट है, बिल्कुल रेगुलर उनकी उड़ान है जिसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। और इसकी जो टीम लीडर हैं उनका नाम है लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर। व्यूअर्स, फ्लाइट के तकरीबन 2 घंटों के बाद मौसम भी बिल्कुल ठीक है, एवरीथिंग वाज अंडर कंट्रोल। जब टीम लीडर अपना कंपास निकालते हैं तो वो कुछ ठीक से काम नहीं कर रहा होता। बहरहाल वो अपना बैकअप कंपास निकालते हैं और जब उसको निकालते हैं तो वो भी ऐसी ही शिकायत का शिकार होता है, वो भी ठीक से काम नहीं कर रहा और ठीक डायरेक्शन को नहीं बता रहा। अब टीम लीडर बाकी जो एयरप्लेन्स हैं उनके पायलट से राबता करते हैं और उनसे जब पूछते हैं तो पूछने पर मालूम पड़ता है कि उनके इंस्ट्रूमेंट भी ठीक से काम नहीं कर रहे। शाम 4:56 ये लोग हवा में हैं, लेकिन अपनी समत खो चुके हैं, टोटली डायरेक्शन लेस हो चुके हैं, लेकिन कंट्रोल रूम के साथ ये मुसलसल राबते में है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और अचानक बहुत बादल आ जाते हैं और एक तूफान की कैफियत पैदा हो जाती है। शाम 7:04 कंट्रोल रूम में जो टीम लीडर है उनका एक आखिरी मैसेज मौसूल होता है और उसके बाद ये फ्लाइट हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। व्यूअर्स, इस फ्लाइट के गायब होने के बाद एक रेस्क्यू एंड जो एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है वो फौरन स्टार्ट किया जाता है और उसमें 13 क्रू मेंबर्स हैं और वो लोग इस फ्लाइट 19 को ढूंढने के लिए निकलते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद वो भी गायब हो जाते हैं। अब कुछ दिनों तक एक बहुत बड़ा एयर एंड सी रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया जाता है, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगता। और अगर मालूम होता है तो सिर्फ एक बात कि ये दोनों फ्लाइट्स एक ही जगह पर जाकर गायब हुई हैं और उस जगह का नाम है बर्म्यूदा ट्रायंगल। Over the past 50 years, 3,000 ships and 100 planes have gone missing in a mysterious stretch of water in the Atlantic Ocean. Ships have gone missing, planes have gone missing. Known as the Devil's Triangle. A source of intrigue, legend, and fear. This is the Bermuda Triangle. व्यूअर्स, साल है 1888 और एक शिप जिसका नाम है एलन ऑस्टन वो इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए निकलता है। और पहले 2 से 3 हफ्ते की जो जर्नी है, जो सफ़र है, वो तो बहुत ही अच्छे तरीके से गुजर जाता है। लेकिन जैसे ही तीसरा हफ्ता आता है तो अब उस शिप के कैप्टन डिसाइड करते हैं कि वो एक शॉर्टकट लेते हैं ताकि जल्द से जल्द अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। और जो ये शॉर्टकट होता है ये बर्मुदा ट्रायंगल के करीब से गुजरता है। व्यूअर्स, कुछ दिनों के बाद उनको वहां पर रास्ते में एक बोट नजर आती है जो कि बिल्कुल बगैर किसी पैटर्न के पानी में यहाँ से वहां हो रही होती है। पहले तो ये लोग उस बोट से राबता करने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई मुसीबत में है, परेशानी में है और मदद चाहता है तो उसकी मदद की जा सके। ये अपने शिप से उनको सिग्नल्स भेजते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं आता। उसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि कुछ क्रू मेंबर्स को लेकर उस शिप पे, उस बोट पर जाते हैं और वहां अगर लोगों को कोई हेल्प की जरूरत है तो उनकी हेल्प करते हैं। बहरहाल, जब कैप्टन कुछ क्रू मेंबर्स के साथ उस शिप पे, उस बोट पर पहुंचते हैं तो वो जहाँ के वहां पर एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज देखते हैं। वो देखते हैं कि पूरी की पूरी बोट बिल्कुल खाली है। उसमें ना कोई पैसेंजर है, ना कोई क्रू मेंबर है और ना ही कोई कैप्टन है, लेकिन इक्विपमेंट पूरा है। और यहां तक कि डाइनिंग टेबल के ऊपर जो खाना है वो भी एज इट इज मौजूद है। बहरहाल, अब कैप्टन ये डिसाइड करते हैं कि इस शिप को वो अपने साथ न्यूयॉर्क ले जाते हैं और वहां जाकर जो हायर अथॉरिटीज हैं उनको इसके बारे में आगाह करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे कोई इलीगल एक्टिविटीज तो नहीं हो रही। सो वो अपने कुछ मेंबर्स को उस शिप पर छोड़ते हैं और उसके बाद वापस एलन ऑस्टन यानी कि अपनी शिप में चले जाते हैं। जैसे ही कैप्टन वापस पहुंचते हैं तो एकदम से तूफान आता है और सबसे अजीब बात कि इस तूफान में ये बोट नजर आना बिल्कुल बंद हो जाती है। तूफान को थमते थमते 2 से 3 दिन लग जाते हैं और जब 2-3 दिन के बाद तूफान थम जाता है तो ये बोट दोबारा से विजिबल हो जाती है। एंड व्यूअर्स, और मजे की बात कि अब एक मर्तबा फिर
ये बोट बिल्कुल खाली है। अब जो कैप्टन है वो बहुत परेशान हो जाते हैं और वो फौरन से पहले डिसाइड करते हैं कि वो अब यहाँ बिल्कुल नहीं रुकेंगे और फौरन न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। और जैसे ही वो न्यूयॉर्क पहुंचते हैं तो वहां पहुंचने के बाद ये कहानी बनती है उस साल की सबसे बड़ी खबर। व्यूअर्स, यह साल 1492 जब सर क्रिस्टोफर कोलंबस एक न्यू दुनिया डिस्कवर करने के लिए निकलते हैं। जैसे ही ये बर्म्यूदा ट्रायंगल के रीजन में पहुंचते हैं तो इनका कंपास काम करना बंद कर देता है और इसके साथ ही अपनी किताब में लिखते हैं कि उन्होंने आसमान से एक रोशनी को जमीन की जानिब उतरते देखा और वो कुछ ऐसी थी जैसे कोई आग का गोला, और वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन की जानिब बढ़ते बढ़ते समंदर में गर्क हो गई। व्यूअर्स, बर्म्यूदा ट्रायंगल को बहुत से नाम दिए गए। इसको ग्रेवयार्ड ऑफ अटलांटिक का नाम दिया गया, इसको सी ऑफ डूम का नाम दिया गया, लेकिन 1964 में एक मैगजीन जिसका नाम अर्गोसी था, उसके अंदर एक जो राइटर थे जिनका नाम विंसेंट गैडिस था, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसका नाम था द डेडली बर्म्यूदा ट्रायंगल। और इस आर्टिकल के अंदर बहुत सारी डिसअपेरेंसेस का जिक्र किया गया, उनके बारे में बताया गया, लेकिन उनको एक्सप्लेन नहीं किया गया। और ये आर्टिकल इतना हिट हुआ कि उसके बाद बर्म्यूदा ट्रायंगल के ऊपर बेइंतहा किताबें लिखी गईं। बहुत ही ज्यादा लातादाद इस पर मूवीज बनी, इस पर बहुत सी कहानियां बनाई गईं और तो और इस पर सॉन्ग्स भी बनाए गए। व्यूअर्स, कहा जाता है कि बर्म्यूदा ट्रायंगल में जब जिस रीजन में जब पहुंचते हैं तो वहां पहुंचने के बाद लोगों के कंपासेस काम करना खत्म हो जा रुक जाते हैं। और इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि हो सकता है वहां पर एलियंस का राज हो, और ये भी हो सकता है कि वहां पर कोई सी मॉन्स्टर हो। बहरहाल जिसकी जो सोच थी उसने उसके हिसाब से अंदाजा लगाया कि वहां पे क्या हो सकता है और क्या नहीं। लेकिन बर्म्यूदा ट्रायंगल की क्या रियल स्टोरी है और क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से वहां पर ये शिप्स और एयरक्राफ्ट गायब हो जाते हैं, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे। व्यूअर्स, अब समझते हैं इस साइंस को कि आखिर बर्म्यूदा ट्रायंगल में जाने के बाद कंपासेस काम करना क्यों बंद कर देते हैं। तो इसका एक रीजन है मैग्नेटिज्म। व्यूअर्स, अर्थ का नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल दोनों थोड़े से डिफरेंट हैं। जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, जब आप कंपास में नॉर्थ पोल को सर्च करते हैं तो वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल शो करता है, जबकि जो एक्चुअल नॉर्थ पोल या ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन अर्थ पे कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां पर ये दोनों एक हो जाते हैं और उन जगहों को कहा जाता है एगोनिक लाइंस। व्यूअर्स, ये जो एगोनिक लाइंस हैं वैसे तो ये चेंज होती रहती हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये एक ही जगह पे मौजूद है, इनका एक ही सेंटर है और वो जगह है बर्म्यूदा ट्रायंगल। व्यूअर्स, एक और रीजन एयरक्राफ्ट और शिप्स के गायब होने का है हरिकेन्स। जी, बर्म्यूदा ट्रायंगल जिस रीजन में है वहां पर बहुत ही ज्यादा हरिकेन्स आते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा हरिकेन्स आते हैं चाइना में, उसके बाद यूएसए में और तीसरा नंबर आता है क्यूबा में। अगर हम देखें तो क्यूबा भी इसी रीजन में है और जो यूएसए की स्टेट फ्लोरिडा है वो भी इसी एरिया में है, यानी कि बर्म्यूदा ट्रायंगल के करीब है, जिसकी वजह से बर्म्यूदा ट्रायंगल के अंदर बेइंतहा हरिकेन्स आते हैं। व्यूअर्स, एक और रीजन है मीथेन हाइड्रेट्स। व्यूअर्स, अगर पानी के अंदर मीथेन की जो बबल्स हैं वो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी से ज्यादा हो जाते हैं तो ये पानी की डेंसिटी को कम कर देते हैं। जैसे ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप डेड सी की बात कर सकते हैं कि डेड सी में कोई भी चीज़ डूबती नहीं बल्कि फ्लोट करती है, और उसका ये रीज़न है कि डेड सी में जो नमक है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, जिसकी वजह से पानी की डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है और उसमें चीज़ें डूबने की बजाय फ्लोट करने लगती हैं। ये बिल्कुल उलट है जब मीथेन के बबल्स या मीथेन की जो क्वांटिटी है वो पानी में स्पेसिफिक क्वांटिटी से ज़्यादा हो जाती है तो उसकी डेंसिटी को कम करती है और जो भी चीज़ होती है वो फ़ौरन से पहले डूब जाती है। अब ये कहा जाता है कि हो सकता है कि पानी के अंदर वोल्केनोज़ हों और जब एक शिप उसके अंदर से गुज़र रहा है, उसके ऊपर से गुज़र रहा है और नीचे एक वोल्केनो इरप्ट करता है और जैसे ही वो अपने अंदर से मीथेन गैस को जो है वो रिलीज़ करता है, उसके बबल्स रिलीज़ करते हैं क्योंकि वो एकदम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, जिसकी वजह से पानी की डेंसिटी एकदम कम हो जाती है और शिप बगैर कुछ सोचे समझे बिल्कुल डूब जाती है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। व्यूअर्स, इसका एक और रीज़न भी है जो कि मेरे लिहाज से बहुत ही वैलिड है और वो है ह्यूमन साइकोलॉजी।
व्यूअर्स, ये हमारी कॉमन थिंकिंग है कि हमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है वो बहुत अट्रैक्ट करती हैं और उनको सुनना हमें बहुत अच्छा लगता है और हम रिसर्च करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और अगर इसी के बरक्स हम फैक्ट्स पे बात करें तो हम बोर हो जाते हैं और हमें कुछ पढ़ाई जैसा लगता है। तो बर्म्यूदा ट्रायंगल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इसकी जितनी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आई हैं, किसी ने भी इसको रिसर्च करने की ज़रूरत महसूस नहीं की और जो उन्होंने कहा, जो हमने सुना और हमने कह दिया, ओह वाओ! वाक़ई ऐसा हुआ होगा, ये ऐसी जगह है जो एक बहुत ही मिस्टीरियस सी जगह है। अगर आप विकिपीडिया करके देखें, तो आपको पता चलेगा कि विकिपीडिया बर्म्यूदा ट्रायंगल को एक अर्बन लेजेंड कहता है, जिसका मतलब है कि ये एक इसके बारे में जो भी बातें कही गई हैं, वो सच नहीं बल्कि एक कहानी है। और इसके अलावा अगर आप सर्च करें तो वर्ल्ड की जो 10 बहुत ही डेंजरस प्लेसेस हैं, उनमें कहीं भी बर्म्यूदा ट्रायंगल का नाम नहीं है। व्यूअर्स, 8634 शिप्स जो हैं वो यहाँ से गुजर चुकी हैं और जो कैजुअलिटी हुई है उसका लेवल सिर्फ 2 है। तो दुनिया में और भी बहुत सारे समंदर के ऐसे बहुत सारे हिस्से हैं जहाँ पे शायद जो कैजुअलिटीज का जो लेवल है वो बर्म्यूदा ट्रायंगल से बहुत ही ज्यादा है। बस यही है कि बर्म्यूदा ट्रायंगल फेमस हो गया और इसकी जो एक थ्योरी है वो सब लोग किसी ने भी रिसर्च करना पसंद नहीं किया और सबने कहा कि हाँ ये बस बिल्कुल सही है और ऐसे ही है। अगर हम एलन ऑस्टिन के कैप्टन की बात करें तो ये कितनी पुरानी स्टोरी है। जब उसने न्यूयॉर्क जाकर ये कहानी सुनाई तो किसी ने भी जाकर इसको रिसर्च करने की ज़रूरत महसूस नहीं की कि क्या वो सच बोल रहा है या उसने कोई झूठ बोला है। इसी तरह और भी बहुत सारी कहानियाँ और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि इस बर्म्यूदा ट्रायंगल के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन रियलिटी क्या है ये हमने आपको आज की वीडियो में बताया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है और आप इसको पसंद कर रहे हैं तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक और बहुत ही मज़ेदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।